जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हाज़िर खिदमत है जी, एक दफ़ा फिर एक नई पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे मेहमान स्पेशली कराची से तशरीफ़ लाए हैं आदिल अली साहब। माशाल्लाह जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आईटी के एक्सपर्ट भी हैं। नौजवानों के लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है और न सिर्फ नौजवानों की कैरियर काउंसलिंग करते हैं बल्कि हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई, कैसे वालेकुम आप? सलाम सर, कैसे खैरियत आप? से? कैसे? ठीक ठीक है ठाक, नाइस मीटिंग सर। माशाल्लाह। ये इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं जी? सर वो एक शेर अर्ज कर देता हूँ, अगर आप जाते ये एजाज़ है उसने आवारगी का, जी। जहाँ भी गए दास्तां छोड़ा है। तो बस कुछ अल्लाह ताला की मेहरबानी, कुछ मेरे मरहूम वालिद की तरबियत और उनका साया साया शफ़क़त जो अभी तक है। तो ज़िंदगी जो है वो थोड़ी सी डाइवर्सिफिकेशन से ही जीने का दिमाग शुरू से ही बन गया था कि कोई रटी रटाई रूटीन वाली ज़िंदगी, सुबह दफ्तर गए, शाम में घर आए, खाना वाना खाया, सो गए, ये नहीं गुजारनी। एक डिफरेंट मेंटालिटी माइंडसेट के साथ मैंने चीज़ों को शुरू किया। बचपन से ही किताबें पढ़ते पढ़ते हकीम मोहम्मद सईद के नौनिहाल में से मैं भी एक हूँ। नौनिहाल असेंबली अटेंड भी की, नौनिहाल में लिखा भी सही, लिखने की आदत वहीं से पढ़ी। होते होते फिर वो जब आप किताबी दुनिया में आए खुद, तो किताब आपको तस्वर की दुनिया में ले जाता है। तस्वर का दायरा उतना बड़ा है जितना आप देख सकते हैं। तो आप जिन तरह की चीज़ों को पढ़ते हैं, जिस चीज़ से पढ़ते हैं, जिन चीज़ों से आपका शगफ हासिल होता है, तो फिर आप सोचते हो कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। फिर आप करने लगते हैं तो फिर आपको जितना कोई एक चीज़ आपने कर ली तो अगली बार आपको दिल करता है मैं कुछ और भी कर लूँ। तो जो चीज़ें मैंने की वो एक से कड़ी जुड़ी हुई है। जैसे लिखना शुरू किया तो लिखते लिखते फिर बच्चों के लिए लिखा, फिर कॉलम लिखे, फिर स्कूल किताबें लिखी, तो फिर सहाफ़त वहाँ से शुरू हो गई। जब सहाफ़त की तरफ आए तो फिर जब नौजवानों के लिखने लगने लगे तो मसले देखे, जब मसले मसाइल देखे तो फिर जो है वो अमली तौर पे सहाफ़त में भी आ गए कि यार बाकी आवाज़ उठानी चाहिए और उजागर करनी चाहिए। जब सहाफ़त में आया तो सहाफ़त को प्रोटेक्शन देने के लिए आपको कानून की मदद हमेशा लेनी पड़ती है। जब कानूनी मैदान में आया तो फिर वकालत का लाइसेंस भी लेना पड़ गया। तो इस तरह से सर मिली जुली चीज़ें हैं जो एक रुझान माशाल्लाह चलता आ रहा है। माशाल्लाह। आपका तो अपना आदिलियात के नाम से अखबार भी है, मैगज़ीन भी है, और आपने जो किताब लिखी है आदिलियात, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्यों आपको किताब लिखने का कहाँ से वो ख्याल आया, और फिर बच्चों के लिए? अच्छा नहीं, लिखना तो मैंने जब शुरू किया था वो बच्चों के लिए किया था। हमदर्द नौनिहाल से, जब वो नौनिहाल अदीब में छोटी छोटी मुख्तसर कहानी आती है वहाँ से लिखा। फिर चंद लताइफ भी लिखे, फिर जो वीकली मैगजीन थे उनमें लिखा। आदलियात बेसिकली मैंने इसको अपने नाम से भी इसलिए जोड़ा, मंसूब किया, क्योंकि ये कोई रटी रटाई कहानियाँ नहीं है, कोई अफसानवी किस्से नहीं है, रोमानवी कहानियाँ नहीं है, या कोई मोटिवेशन की कहानियाँ भी नहीं है। हम लोगों की सबसे एक बड़ी जो एक प्रॉब्लम जिसे मैं कहूँगा कि हम हक़ाइक़ से बहुत दूर लोग हैं। हम ज़िंदगी में रोज़ाना रोज़मर्रा के मराइल है, बहुत सी चीज़ों से गुजरते हैं। हम एक दिन में मुतअद्दिद रवैयों को फेस करते हैं, उसमें नाकामी भी है, कामयाबी भी है, उसमें खुशी भी है, गम भी है, उसमें डिसअपॉइंटेड भी है, उसमें एक्साइटेड भी है। कोई जबरी तौर पे आपको दबाने की कोशिश करता है, कोई आपके हौसले पस्त होते हैं, आपको उठाने की कोशिश करता है। तो इन सारी चीज़ों का जो मिक्स मैवर है, हम उस पर बात ही नहीं करते। आदलियात बेसिकली जिसे मैं कहूँ दरबार तलखियात, इसको मैंने अपने नाम से इसलिए मंसूब किया कि मैं अपने वो ख्यालात लिखता हूँ जिनमें हो सकता है कि आप मैं सुबह से शाम तक गुजरता हूँ, या हो सकता है कि आप उन सारे मराइल से सुबह से शाम तक गुजरे हों, बट आपको अंदर वो एक्सप्रेशन पावर ना हो। अब वो मेरे अल्फाज अगर आपके सामने आ जाते हैं और आप पढ़ के ही बोल देते हैं भाई ये तो वही है जो, ये तो वही है, गुजरे थे हम जहाँ से। तो अगर अब आपको मेरे अल्फाज में ही नज़र आता है, महसूस होता है कि ये आपकी कारगुजारी है और ये सब वही सब है जो आपके साथ भी हुआ है, बट आप उसको एक्सप्रेस ना कर सके, तो जब आप उसको एक बार किसी और के अल्फाज में ढला वो देख लेते हैं तो आपको थोड़ा बहुत एक तसल्ली मिलती है कि यार ये अनयूजुअल नहीं है, सही, ये कुछ ऐसा नहीं है जो सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। तो यू गेट यूज्ड टू इट कि यार ये ज़िंदगी है, मराइल है, ज़िंदगी के मराइल ऐसे ही हैं, स्टेज ऐसे ही हैं, और हम सबको कहीं ना कहीं इन सारे मराइल से ज़िंदगी में गुजरना पड़ता है। ज़बरदस्त। आपकी सक्सेस के बारे में भी तो हम अगले सेशन में इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन मुझे बताएं सऊदी अरेबिया से जब पाकिस्तान से आप आए लीप में स्पेशली, तो लीप को आपने कैसे पाया, कैसी गैदरिंग थी वहाँ पे, कितना रश था, और किन किन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में आपने देखा, और सऊदीया जो है वो जितना एडवांस हो रहा है वो ज़रा बयान करें। आपके क्या एक्सप्रेशन है लीप में आके, पहली दफ़ा आप सऊदी अरेबिया आए हैं? सर वंडरफुल एक्सपीरियंस। लीप नो डाउट एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि सऊदी गवर्नमेंट का विजन है। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। मतलब सऊदी अरब का जो डायनामिक्स थे पहले वो एक डिफरेंट थे। सऊदी लाइफ स्टाइल डिफरेंट था, सऊदी गवर्नमेंट का स्टाइल डिफरेंट था, सऊदी अवाम का एक डिफरेंट स्टाइल था। लेकिन अब एक चीज़ आपको जो अच्छी मस्बत नज़र आती है वो ये कि उन्होंने रियलाइज़ कर लिया है कि ह्यूमन एफर्ट्स और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, अगर आपके मुल्क की तरक्की में अगर आपकी अपनी कौम मुलविस नहीं होगी तो मेरा ख्याल है कि उसके जो वो नताइज आप हासिल करना चाहते कभी भी नहीं हो सकते। इस वक्त जो सऊदीया में जो विजन है ना, वो उनका जो 2030 या 2034 के लिए आप लेट्स से कि एक ज़माने में कतर भी उसी पैटर्न में चल रहा था जब सऊदी चल रहा है, तो ये दौर है टेक्नोलॉजी का। लीप बेसिकली एक टेक ओरिएंटेड एक्सपो है जहाँ पे दुनिया से वो तमाम फर्म्स, तो तमाम मैन्युफैक्चरर्स, वो तमाम ब्रांड्स आए हैं अपने अपनी प्रोडक्ट्स को शोकेस करने, सोल्यूशन को शोकेस करने, जो कि प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं।
अब प्रोसेस को ऑटोमेट करने का मतलब है कि आपको मशीनरी लानी है, मशीनरी लाने के साथ आपको मशीनरी को टेक्नोलॉजी के तहत यूज़ करना है जिसमें ह्यूमन एफर्ट्स रिड्यूस हो, इंसानी मेहनत कम हो और इंसानी दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल हो, क्योंकि उस सोल्यूशन को बनाने के लिए, उस एप्लीकेशन को, किसी भी चीज़ को ऑलरेडी इंसान का दिमाग इस्तेमाल हो चुका है। वो आपकी मौजूदा दौर में ह्यूमन एफर्ट्स को कम करके, टाइम की कंजप्शन कम करके और आपको उसके देर पर नताइज और मतलूबा नताइज देने के लिए आपकी उसको मौजूद है। अगर आप सऊदीया को देखते हैं एज ऑफ टुडे, तो मेरा ख्याल है कि ये तीसरा साल है लीप का, और लीप एक नो डाउट एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर है। जितनी आवाम आ रही है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में सऊदीया के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी बहुत बड़ा स्कोप तो है, बट ये बिजनेसमैन के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और जो स्टार्टअप्स हैं जो टेक्नोलॉजी बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। पाकिस्तान से तकरीबन कितने लोग कंपनीज जो है वो आई हैं यहाँ पर, कुछ अंदाज़तन कितनी कंपनीज होगी और उनका क्या रिस्पांस था, उनको कैसी फीडबैक मिली है? तकरीबन कोई 15-20 तो ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है जो पाकिस्तान पवेलियन पे ही मुझे मिले, और उनमें कुछ स्टार्टअप्स भी हैं। वो ज़्यादातर जो लोगों की जो खुशाइन बात है पाकिस्तान के हवाले से वो ये कि लोग अपने टेक्नोलॉजी बेस्ड सोल्यूशंस पर भी यहाँ लेके आ रहे हैं, क्योंकि आने वाला दौर सब जानते हैं कि प्रोडक्ट विल बी लेस्ट कंसर्न, मतलब प्रोडक्ट के बारे में हम शायद इतना कंसर्न ना हो, बट हमें सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस चाहिए। प्रोसेस ऑटोमेट हो रहा है, लोग अपनी एप्लीकेशंस, एआई सॉल्यूशंस, वेब एप्लीकेशंस, आपके सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस वो लेके आके यहाँ के पिच कर रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि सऊदी अभी एक इमर्जिंग कंट्री है, यहाँ पे हर चीज़ चाहिए, यहाँ पे हर चीज़ की इस पर डिमांड है। तो हर तरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं, हर तरह के वेंडर, हर तरह की प्रोडक्ट लेके वो सऊदी आ रहे हैं। सही। अच्छा, अगर मैं ये बात आपसे कहूँ, अब सक्सेस पे वापस आते हैं, वो कौन-सी मुश्किल वक़्त था या वो कौन-सी नाकामी थी, जिसके बाद असल सक्सेस का जो है वो आपने एन्जॉय किया, या उस काम नाकामी ने आपको सक्सेस की तरफ मोटिवेट किया? ये बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। देखिए, ज़िंदगी में ना हादसे बहुत ज़रूरी होते हैं। मैंने अक्सर अपने अल्फ़ाज़ में भी बात लिखी। एक होता है कि आपका गोल ऑलरेडी आपको आपके दिमाग में नक्श हुआ होता है कि मुझे ये मराहिल तय करने हैं और मुझे फ़लाँ मकाम तक पहुँचना है, वो आपको पता है। अब वहाँ तक पहुँचना है कैसे? उस दौरान बहुत सारे ऐसे अवामिल होते हैं, आपके इंटरनल आपके रिलेशंस होते हैं, आपके ऊपर सोशल प्रेशर होता है, आपका फैमिली प्रेशर होता है, तो वो रास्ते आपके अक्सर बन नहीं पा रहे होते। तो कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसा सबकी ज़िंदगी में होता ज़रूर है, जिसे आप टर्निंग पॉइंट कहते हैं। कि पॉइंट कम्स इन लाइफ़, ज़िंदगी में कोई एक ऐसा मरहला आता है जहाँ पे आपका किसी से कोई असूली प्रिंसिपल डिफरेंस कायम हो जाता है, कोई इख्तलाफ कायम होता है, कोई आपको इतना अंडर एस्टिमेट किया जाता है कि जहाँ पे आपको अपनी शख्सियत की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपना वजूद साबित करने के लिए, मैं बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई बका की जंग लड़ी है। तो जहाँ आपने अपनी बका आपको साबित करनी हो, तो फिर वो कहते हैं ना कि जब जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। तो कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर होती है। लेकिन उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस ये होता है कि आप ज़हनी तौर पे पहले से अपने मकसद पे इतने मज़बूत हों कि मुझे होना तो कामयाबी है। क्योंकि देखिए अक्सर होता ही है, हादसों के बाद, वाक़यात के बाद लोग इंतहाई ज़बों-हाली का, नाकामी का और पस्ती का और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत कम होता है कि आप किसी हादसे से, किसी चोट से, किसी वाक़ये से इतना उभर के सामने आएँ कि अपने आप को साबित करने के लिए दिनों-रात एक कर दें। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर सोशल वर्क की बात करें तो माशाल्लाह आप डिजिटल अकेडमी भी चला रहे हैं कराची में। तो जो नौजवान हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कौन से ऐसे हुनर हैं जो वो सीखें जो फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी हैं? चाहे वो सऊदी अरेबिया हो या किसी और फ़ॉरेन मुल्क में भी जाना है, तो कौन से ऐसे टेक्निकल स्किल्स हैं जो आप भी सिखाते हैं और आप बाकी यूथ को भी कहेंगे कि वो किसी और शहर में भी हैं, तो वो ये स्किल ज़रूर सीखें अगर उन्होंने सऊदी अरेबिया या किसी भी फ़ॉरेन कंट्री में जाना है, ताकि वो कामयाबी से जो है वो पैसे भी कमा सकें और अच्छी जॉब भी हासिल कर सकें? देखिए, ये जो दौर है ना, ये डिजिटलाइज़ेशन का दौर है। डिजिटल अकेडमी का नाम ही ये बताता है कि मैंने जब मैं मुख्तलिफ़ इदारों में पढ़ाता रहता था। लैंग्वेज पे काम किया, कंप्यूटर पढ़ाया, मतलब लोगों को एम्पावर करना कि उनके अंदर एक ज ज ज चीज़ जगाना कि आप आए हो तो कुछ करके जाओ। तो जब आप करते-करते जब मैं खुद इतना बावसाइल हुआ कि मैंने अपना एक इदारा बनाया डिजिटल अकेडमी, तो मैंने वहाँ पे स्किल्स पे काम करना शुरू किया। स्किल से मतलब कि आप सेफ एम्प्लॉयमेंट पे जाएँ, आप गवर्नमेंट पे रिलाई ना करें या अपनी मशीनरी पे एक्स-वाई-ज़ेड किसी भी कंट्री में सबके अपने मसाइल हैं, बट आप सिर्फ़ एक ना कि हमारे यहाँ अगर बेरोज़गार है पाकिस्तान में, हमारा नौजवान मायूस है, तो उसके अंदर पोटेंशियल है, वो सिर्फ़ मायूसी में ज़ाया हो रहा है। आपसे स्किल सीखें। अब आप आती है स्किल्स कौन से सीखें? देखिए, डिजिटलाइज़ेशन के अंदर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल स्किल्स, डिजिटल सेलिंग पे आ जाएँ, फ्रीलांसिंग पे आ जाएँ। फ्रीलांसिंग की दुनिया बहुत बड़ी है। उसके अंदर अब आप वेब वेब सॉल्यूशंस की बात करें, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की बात करें, कंटेंट राइटिंग की बात करें, कंटेंट मार्केटिंग की बात करें, कंटेंट क्रिएशन पे आ जाएँ आप। मतलब आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपने अपने आप को इक्विप करें, अपने अंदर प्रैक्टिकल, टेक्निकल स्किल्स लेके आएँ और दूसरी बात कि उन स्किल्स को मार्केट करना सीखें। बहुत से लोग ऐसे हैं इनको बहुत कुछ आता है, इनको बताना नहीं आता। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आपको बेशक बहुत थोड़ा आता हो लेकिन उसको बताना बहुत बड़े तरीके से आता हो कि यू कैन क्रिएट अ नॉइज़ कि आप इस काम में इतने बेहतर तरीके से परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर आप थोड़ा-सा इ टेक्निकल स्किल्स पे, डिजिटल स्किल्स पे उम्र की कैद नहीं है, तालीम की कैद नहीं है, आप अपने मोबाइल से ही बहुत कुछ सीख सकते हैं, अगर कि आप सीखना चाहते हैं तो। तो इसका मतलब है कि जो आज़ाद चाय वाला कहता है, वो सही कहता है
कि टेक्निकल चीज़ें सीखें, स्किल सीखें और पैसे बनाएँ, बजाय इसके कि डिग्रियों में पैसे ज़ाया करें, कई-कई साल लगा देते हैं हम। तो क्या आप इस बात से एग्री? अगर आप डिग्री लेंगे ही नहीं तो आपको आपके अंदर बेसिक जो नज़्म-ओ-ज़ब्त है, डिसिप्लिन, अगर आप स्कूल नहीं गए, तो आप किसी भी कहते हैं फ्रेमवर्क में जहाँ पे एक डिसिप्लिन है उसके आप उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई एकेडमिक गारंटी नहीं है, लेट्स से डिग्री और एकेडमिक गारंटी है आपकी ना, तो आप हो सकता है कि आज किसी अपॉर्च्युनिटी पे विराजमान तो हो जाएँ, लेकिन सस्टेन करने के लिए फॉर द लॉन्गर रन अगर आपको अपने आप को कायम रखना है, तो आपके पास प्रॉपर एकेडमिक होना बहुत ज़रूरी है। तो डिग्री और डिग्री के साथ-साथ मिलने वाली नॉलेज को प्रैक्टिकली समझना, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बड़े। नहीं, मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि देखिए, अगर आजकल तो पाकिस्तान में हर बंदे का, पाकिस्तान के क्या, पाकिस्तान से बाहर भी हर बच्चे का सबसे पहला यही ख्वाब है पैसे कमाना। पैसे कैसे कमाने हैं? तो अगर उस सेंस में देखा जाए, तो अगर सिर्फ़ पैसे ही बनाने हैं, तो फिर 16 साल पढ़ने की क्या ज़रूरत है? 8 साल के बाद ही कोई हुनर सीखे और पैसे बनाए, उसी में बड़ा हो। तो इस सेंस में अगर देखें तो क्या ये बात सही नहीं है? सर टेक्नोलॉजी ने ना हर दौर में चेंज होना होता है। अगर आपके पास एक प्रॉपर एकेडमिक एजुकेशन नहीं और आप आज की डेट में अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपके पास 4 से क्लाइंट्स हैं, आप उनके कंटेंट क्रिएट कर देते हैं, ग्राफिक्स को बना देते हैं। थोड़े अरसे बाद आप बाय द टाइम आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके जो स्किल्स हैं वो पुराने होते जाएँगे, नई जिद्दत आती जाएगी और जो नई जो यूथ आएगी वो आपसे बेहतर परफ़ॉर्म कर रही होगी। अगर आपने अपने आप को किसी मज़बूत तरीके से लेट्स से कि आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आपकी जो रीच है वो आपकी क्रिएटिव डिपार्टमेंट का बतौर हेड, अगर मैं करियर के ज़माने में बात करूँ, तो आप अपने आप को मुस्तकिल तौर पे महफ़ूज़ कहाँ करेंगे? हेड ऑफ़ क्रिएटिव डिपार्टमेंट। अब हेड ऑफ़ क्रिएटिव डिपार्टमेंट बनने के लिए आपके अंदर सकत होनी चाहिए डिपार्टमेंट चलाने की, मैनेजरियल स्किल्स होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का पता होना चाहिए, आपका प्रॉफ़िट एंड लॉस क्या होते हैं, अकाउंटेबिलिटी क्या होती है और आपकी जो सेटलमेंट्स हैं विद पीपल, लोगों को चलाना आना चाहिए। तो ये सारा ना काम आपको आता है एक प्रोसेस के साथ गुज़रने से। सिर्फ़ स्किल सीख के इस वक़्त तो अपने लिए पैसे बनाना आसान है, लेकिन मुस्तकिल तौर पे पैसे बनाते रहना, पैसों में इज़ाफ़ा करना और करियर एडवांसमेंट करना, उसके लिए एक प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो एआई का दौर है अभी, और जैसे आपने ऑटोमेशन की भी बात की, अ, अभी डीप सीक भी आ गई है। इसको लेकर, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि हम चैट जीटीपी यूज़ करते हैं या डीप सीक यूज़ करते हैं, उसमें हमेशा जो इंडिया ने काम किया है, वो बहुत ज़्यादा लगता है। ज़ुबानें उनकी उसके अंदर हैं। आप पाकिस्तान की कुछ मुख्तलिफ़ लैंग्वेज की बात करें, अगर चैट जीटीपी से बात करें, तो वो नहीं बात कर सकती। उसकी वजह ये है कि उस पे बहुत ज़्यादा काम पाकिस्तान में नहीं किया गया। तो अभी क्योंकि ये जो डीप सीक आ गई है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को ओपन प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है, बहुत ज़्यादा इस पर काम करके जो हमारे सेक्टर्स हैं, उसको भी इसमें शामिल करना चाहिए, ताकि पाकिस्तानी जो एफ़र्ट्स हैं, वो भी इसमें शामिल हों और उसमें भी वो बहुत ज़्यादा ग्रो करें? डेफ़िनेटली सर, डीप सीक एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म है, पाकिस्तान को इसमें मेरा ख़्याल है कि इसकी डेवलपमेंट अभी-अभी नहीं हुई, नया-नया लॉन्च हुआ है। इसके अंदर पाकिस्तान को जो रोल प्ले करना चाहिए वो डेफ़िनेटली उनको उस पे मेरा ख़्याल है कि बहुत थॉरोली सोच समझ के अपनी इन्वॉल्वमेंट देनी चाहिए और एक चीज़ हमारे अंदर जो ना वो बड़ी बदकिस्मती कह लें कि हम अपनी लैंग्वेजेज़ को और अपने को देखें, हर बंदा अंग्रेज़ी नहीं जानता। अगर आपने लोगों को स्किल्ड बनाना है तो ज़रूरी है कि आप स्किल्स को उनकी नेटिव लैंग्वेज में उन तक पहुँचाएँ ताकि उनको उनसे शगफ तो हासिल हो। उनको लगे तो सही वो उससे मानूस तो हो सके। अब हर चीज़ अगर आपने अंग्रेज़ी पे लगा दी और आज की डेट में एक बंदा जो है वो कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसके साथ वो कुछ भी फ्रीलांसिंग के साथ कर सकता है। उसके पास भी एप्लीकेशन चलाने के लिए मोबाइल भी मौजूद है, उसके पास में इंटरनेट भी मौजूद है, टेक्नोलॉजी के टूल्स के पास हैं। लेकिन लैंग्वेज नेटिव नहीं है, लैंग्वेज बैरियर है उसके साथ। तो अगर आप उसको थोड़ा-सा अंग्रेज़ी से हट के भी बाकी लैंग्वेजेज़ को प्रमोट करेंगे, जैसे दीगर ममालिक करें। अगर आपने बात की पड़ोसी मुल्क, तो मेरा ख़्याल है कि उनके जो जितने भी मल्टीपल लैंग्वेजेज़ हैं, मल्टीपल स्टेट्स हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेज़ हैं। विद इन स्टेट्स वहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज चल रही होती हैं, न्यूज़पेपर्स आते हैं उनके, प्रेस रिलीज़ आते हैं, उनके चैनल्स, उनका मीडिया कंटेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आता है, तो सही वर्सटैलिटी बहुत इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान भी बहुत ज़रख़ेज़ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, बहुत सारी ज़बानें, तो मेरा ख़्याल है कि इसको हुकूमती सतह पे देखना चाहिए कि हम चाइना के साथ किस तरह से कोलैबोरेट कर सकते हैं और किस तरह से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल भाई, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी अगली पॉडकास्ट में आपके साथ। आपके वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। और जो एआई है, इसके बारे में हम ज़रूर इंशाअल्लाह अगली पॉडकास्ट में बात करेंगे, क्योंकि इसके बारे में लोग बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। राइट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। समझ गया। थैंक